नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान तेज किया। अगले 3 दिन में भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए 26 उड़ानें संचालित होंगी। भारतीय वायुसेना संघर्षग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश वापसी के प्रयासों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पोलैंड के राष्ट्रपति और यूरोपीय संघ से बातचीत की। प्रधानमंत्री बजट में घोषित प्रौद्योगिकी आधारित विकास के उपायों के बारे में आज सवेरे एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ई गवर्नेंस के बारे में एक प्रमुख पहल इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान कल। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। और सौरभ चौधरी ने मिस्र में काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरांग में आईएनए के सैनिकों की मेजबानी और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीनों तक खाद्यान्न की व्यवस्था की। इसका सही उत्तर है मैरिम्बाम कोइरेंग सिंह। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रोताओं के उत्तर मिले हैं और भाग्यशाली विजेता हैं राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के गांव समेजा कोठी के ओपी वर्मा। मेरा नाम ओपी वर्मा है। मैं गांव समेजा कोठी श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूं। आजादी का अमृत महोत्सव का विजेता बनने पर आकाशवाणी परिवार और तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आकाशवाणी को लगातार 30 वर्षों से सुनता आ रहा हूं। यहां से प्रसारित समाचार सही और सटीक होते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो जानकारी दी जाती है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होती है तथा हमारे वीर शहीदों की जीवनी जानने को मिलती है। मैं राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा और जमुनालाल बजाज की भी याद दिलाना चाहता हूं। जय हिंद। अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न सोमवार 7 मार्च को श्रोताओं के साथ साझा किया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों की सीमाओं से बाहर निकाल रहा है। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, इनमें से 5 लाख लोग निकले हैं जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और हमारे जितने भी नागरिक कीव में थे, जितने भी हमारे छात्रों कीव में थे, उनको सभी को हमने ये सलाह दी ये पश्चिमी की तरफ आएं और ये वहां से जब भी मौका मिले एग्जिट करें। और काफी ऑप्शंस एग्जिट करने के लिए हैं। हंगरी की तरफ जा सकते हैं, स्लोवाकिया की तरफ जा सकते हैं, रोमेनिया, पोलैंड, जहां भी एग्जिट हो सकता है वहां से एग्जिट करें। और मोल्डोवा भी 5वां रूट खुल गया है। तो इस प्रयास में आप देख सकते हैं 7,700 हमारे नागरिक निकल गए हैं वहां से, इन रूट से। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया तेज करने के लिए इन देशों में 4 केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी, किरेन रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह को तैनात किया गया है। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए शुरू किए गए गंगा अभियान में और तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा है। भारतीय वायुसेना की क्षमता का लाभ लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम समय में अधिक लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला जा सके। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि अब तक 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। शेष बचे 8,000 भारतीय नागरिकों में से 4,000 संघर्ष क्षेत्र में हैं और अन्य या तो यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पहला परामर्श जारी होने के समय यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय नागरिक थे। विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में भारतीय मिशन के अधिकारियों का एक दल यूक्रेन से लगे रूस के सीमा क्षेत्र में भेजा था। ये दल रूस के बेलग्रेड में है। ये दल भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए मार्ग का निर्धारण, आवास और परिवहन व्यवस्था देख रहा है। विदेश सचिव ने बताया कि कीव छोड़ने का परामर्श जारी होने के बाद से अब तक सभी भारतीय नागरिक शहर छोड़ चुके हैं। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि पोलैंड से यूक्रेन के लिए दवाओं और चिकित्साओं सहित मानवीय सहायता की पहली खेप लेकर एक उड़ान कल सुबह रवाना हुई। आज पोलैंड से यूक्रेन के लिए एक और उड़ान दूसरी खेप ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में यूक्रेन मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह की ये तीसरी बैठक थी। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक में शामिल थे। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा की 9वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से कल नई दिल्ली पहुंची। ये उड़ान 218 भारतीय नागरिकों को लेकर आई है। एक और विमान हंगरी से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लौटने वाले नागरिकों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंच गए हैं।
पोलैंड के वॉर्सो में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों से शेहनी मेद्येका सीमा चौकी को पार करने से बचने को कहा है। दूतावास ने कहा है कि इस क्षेत्र में पहले से ही भीड़ है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को अनिवार्य परामर्श में दूतावास ने कहा है कि पश्चिमी यूक्रेन में लिविव और तेर्नोपिल तथा अन्य स्थानों में मौजूद भारतीय पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बुडोमिर्ज सीमा चौकी तक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा विकल्प के रूप में भारतीयों को दक्षिण की ओर यात्रा का परामर्श दिया गया है ताकि वे हंगरी या रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से बाहर निकल सकें। यूक्रेन के खार्किव में कल सुबह गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई। विदेश मंत्रालय ने मृतक छात्र के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि वो छात्र के परिवार के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा से बातचीत की और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता के लिए यूरोपीय देश का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूक्रेन से पोलैंड होकर आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की अनिवार्यता से छूट देने के लिए भी राष्ट्रपति डूडा का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने पोलैंड के राष्ट्रपति को बताया कि नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह उनके विशेष दूत के रूप में पोलैंड में रहेंगे ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयासों की देखरेख की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से कल फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध समाप्त करने और बातचीत शुरू करने की भारत की अपील दोहराई। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। यूक्रेन संकट कल उस समय और बढ़ गया जब रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर और कीव के मुख्य टीवी टावर पर बमबारी की। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि राजधानी कीव में टीवी टावर पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए। रूस ने हमला करने से पहले ऐसे स्थानों के आसपास रहने वाले लोगों से अपने घरों को छोड़ने का आग्रह किया था। यूरोपियन पार्लियामेंट ने कल यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने के पक्ष में मतदान किया। यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपीय संघ की विधायी शाखाओं में से एक है। इसके 637 सदस्यों ने यूक्रेन को सदस्य बनाने के पक्ष में वोट दिया। केवल 13 सदस्यों ने विरोध किया और 26 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने कहा है कि यूक्रेन संकट के बाद बढ़ती तेल की कीमतों को कम करने के लिए उसके सभी 31 सदस्य देश अपने रणनीतिक भंडार से 6 करोड़ बैरल तेल छोड़ने पर सहमत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई पर रूस को और अलग थलग करने के लिए कदम उठाया है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने कल रूस और बेलारूस के सदस्य संघों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर सहमति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मामा, हाँ गुड्डी, आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं सवाल ही नहीं। पापा जी, पापा 10,000 रुपए अभी? हाँ, अभी बैंक जाकर भेजता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते हैं। मतलब? आज तो संडे है। बाप रे, अब क्या होगा? रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेंगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI कोई भी? लो मामा, हो गया। भाई वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डैड। अरे नाना जी, आप यहाँ? पापा गुड्डी, तुम भी ना। RBI कहता है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तो
हमारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय बजट में घोषित प्रौद्योगिकी आधारित विकास के उपायों के बारे में एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय वैज्ञानिक कार्यों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इसका आयोजन किया है। वेबिनार में विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी, शिक्षाविद तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर व्यवसाय को सुगम बनाने और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ई बिल प्रणाली सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि आपूर्तिकर्ता तथा ठेकेदार अब अपनी दावेदारी को ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान तेज किया। अगले 3 दिन में भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए 26 उड़ानें संचालित होंगी। भारतीय वायुसेना संघर्षग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश वापसी के प्रयासों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पोलैंड के राष्ट्रपति और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष से बातचीत की। श्री मोदी बजट में घोषित प्रौद्योगिकी आधारित विकास के उपायों के बारे में आज सुबह एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ई गवर्नेंस के बारे में एक प्रमुख पहल इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान कल। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। और सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान कल कराया जाएगा। इस चरण में 10 जिलों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और बलिया शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिन जिलों में 6ठे चरण में वोट पड़ने हैं वे पूर्वांचल के इलाके में आते हैं, जहां पलायन एक बड़ी समस्या है। कई आकांक्षी जिले जैसे बलरामपुर और सिद्धार्थनगर हैं, बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले इलाके हैं और वो इलाके भी हैं जो चावल और गन्ने की खेती के लिए मशहूर हैं। सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार में इस इलाके के पिछड़ेपन को मुद्दा बनाया है, लेकिन इस चरण में सबकी निगाहें होंगी प्रदेश के गोरखपुर जिले की गोरखपुर शहर सीट पर, जहां से वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कभी उन्हीं के सहयोगी रहे उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी सुभावती शुक्ल समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्हें चुनौती दे रही हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य सरकार के कई मंत्री जैसे सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी और आनंद शुक्ला इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। पूर्व मंत्रियों
और पाला बदलकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे लालजी वर्मा की किस्मत का फैसला अंबेडकर नगर के कटहरी की जनता और स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत का फैसला कुशीनगर के फाजिल नगर की जनता करेगी। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार से नेता बने शलभमणि त्रिपाठी देवरिया सदर सीट से और इसी जिले की रुद्रपुर सीट से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 10 जिलों के 22 निर्वाचन क्षेत्रों में 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दल व्यापक प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मुख्य परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 2 सत्रों में किया जाएगा। पहला सत्र इस वर्ष अप्रैल में होगा, जबकि दूसरा सत्र मई में आयोजित किया जाएगा। जेईई मेन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पात्र अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट gmain.nta.nic.in देख सकते हैं। भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र में जारी आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 19 वर्षीय सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को 16-6 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी तलाश कुंवरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी 2 मार्च 1858 को मृत्यु हो गई थी। अमोढ़ा रियासत की इस रानी ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान मोर्चा संभाला था। 1852 में पते जंग बहादुर की मृत्यु के बाद कुंवरी ने अमोढ़ा रियासत का शासन संभाला। ब्रिटिश सरकार रियासत पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उसे रानी के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जब भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कुंवरी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अन्य रियासतों के शासकों के साथ शामिल हो गई। 1858 में कर्नल ह्यूज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को अमोढ़ा रियासत पर हमला करने के लिए भेजा गया। रानी और उसके सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन वे ब्रिटिश सेना की ताकत के सामने टिक न सके। अंग्रेज रानी को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन रानी ने अपनी ही कटार अपने सीने में घोंप ली और युद्ध के मोर्चे पर वीर गति को प्राप्त हुई। रानी के पार्थिव शरीर को उनके सहयोगियों ने छिपा लिया और अमोढ़ा की कुल देवी सम्मय माता भवानी के चौरा के पास दफना दिया। तलाश कुंवरी की शहादत के बाद भी क्षेत्र के लोग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। ब्रिटिश सेना ने गांव-गांव जाकर रानी के सैनिकों को बंदी बनाया और छावनी में 150 सैनिकों को फांसी पर लटका दिया। महारानी तलाश कुंवरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। आज हम शहीद हर्षुक को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 मार्च 1858 को हुई थी। पलवल के निवासी हर्षुक ने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 2 मार्च 1858 को दिल्ली में फांसी पर लटका दिया। हम धरती के इस महान सपूत को नमन करते हैं। एक बार तो रामा बोलिया डाक, जब तो जाने
हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण बिस्वास को भी याद कर रहे हैं, जो 2 मार्च 1932 को शहीद हो गए थे। बिस्वास मास्टरदास सूर्यसेन के चटगांव के क्रांतिकारियों के समूह के सदस्य थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1910 को चटगांव में हुआ था। सूर्यसेन ने उन्हें इंस्पेक्टर जनरल क्रेग की हत्या का काम सौंपा था। योजना के अनुसार बिस्वास कालीपदा चक्रवर्ती के साथ 1 दिसंबर 1930 को चांदपुर स्टेशन को मिला गए। वहां उन्होंने भूलवश इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी को क्रेग समझकर गोली मार दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कालीपदा चक्रवर्ती को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल ले जाया गया। बिस्वास को मौत की सजा सुनाई गई। 2 मार्च 1932 को अलीपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हम इस महान क्रांतिकारी को नमन करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ा सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनकी 2 मार्च 1882 को मृत्यु हो गई थी। पंजाब के संगरूर के निवासी पहाड़ा सिंह एक कूका कार्यकर्ता थे, जिन्हें गिरफ्तार कर असीरगढ़ किले में कैद किया गया था। कारावास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सरोज भूषण दास को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 मार्च 1915 को हुई थी। पेशे से शिक्षक सरोज भूषण दास ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लिया। उन्हें कलकत्ता के गार्डन रीच में छापेमारी में शामिल होने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। गंभीर हालत में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और कुछ दिनों बाद 2 मार्च 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल रहेंगे। श्रीनगर, लेह, गिलगित, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल रहेंगे। तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे से लेकर अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, गैंगटॉक, कोहिमा और ईटानगर में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और रवि, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव की खबरें लगभग सभी अखबारों में बड़े अक्षरों में दी गई हैं। रूस की गोलीबारी में भारत के छात्र की मृत्यु की खबर सभी अखबारों में सुर्खियां बनी हैं। प्रधानमंत्री की लगातार स्थिति पर नजर रखने की खबर भी साथ ही है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, फरवरी में जीएसटी संग्रह 18% बढ़ा। दैनिक ट्रिब्यून ने सिंधु आयोग भारत पाकिस्तान अधिकारियों ने वार्ता शीर्षक से लिखा है, स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक के तौर पर दोनों पक्षों ने चर्चा की। इसमें मौजूदा मौसम और बाढ़ के प्रभाव पर बातचीत हुई। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, इस्लामाबाद में भारत पाक की बैठक 1 से 3 मार्च तक। लोकसत्र ने मुख्य पृष्ठ पर आलेख में मांग शीर्षक से लिखा है, यूक्रेन और रूस जंग से बढ़ी भारतीय गेहूं की मांग। भारत के पास है गेहूं का बड़ा भंडार। दैनिक भास्कर की खबर है, केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों के लिए अनुदान लेना आसान बनाया। रिसर्च और विकास परियोजनाओं के लिए तय निर्देशों में ढील दी गई है। ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं में शामिल होने पर अभिभावकों की अब सहमति अनिवार्य नहीं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए नई गाइडलाइन हरी भूमि की खबर है। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह खोले जाएंगे, लिखता है राजस्थान पत्रिका और नवभारत टाइम्स। कल शिवरात्रि धूमधाम से मनाए जाने के चित्र अखबारों में हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर 21 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने के कीर्तिमान को भी राजस्थान पत्रिका और लोक सत्य सहित कुछ अखबारों ने चित्र के साथ दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान तेज किया। अगले 3 दिन में भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए 26 उड़ानें संचालित होंगी। भारतीय वायुसेना संघर्षग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश वापसी के प्रयासों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पोलैंड के राष्ट्रपति और
यूरोपीय संघ के अध्यक्ष से बातचीत की। प्रधानमंत्री बजट में घोषित प्रौद्योगिकी आधारित विकास के उपायों के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ई गवर्नेंस के बारे में एक प्रमुख पहल इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान कल। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा, पंजीकरण प्रक्रिया जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।